कोरोना की दूसरी लहर ने मौत के आंकड़े को जहां बढ़ा दिया तो वहीं लोगों में भारी डर भी बिठा दिया। यह जानलेवा महामारी अब कहर बन चुकी है। हालांकि इस महामारी को हराना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी सतर्कता और जानकारी से इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इस जानकारी और उपाय को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 लेकर आया खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए आप एक्सपर्ट डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं, बल्कि वो तमाम उपाय भी आप जान पाएंगे जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है। Children's Hospital, what is your emergency? तो कोरोना महामारी को लेकर जहां लोगों के बीच डर है, भय है, तो वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कई संशय हैं, कई सवाल हैं जो लोगों के मन में घर कर रहे हैं और इन सवालों का जवाब वो नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि वो घर से निकलने में डर रहे हैं। लेकिन इसका हल हमने निकाला है। हेलो डॉक्टर के जरिए हम आपको एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम से मिलाएंगे। उनसे आप जो नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप सीधे कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपको जवाब भी देंगे। एक बड़ा और अच्छा पैनल डॉक्टरों का हमारे साथ जुड़ा है, प्रसिद्ध डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। उनका तारुफ एक बार आपसे करा दूं। डॉक्टर ए.के. झा है, डिप्टी डायरेक्टर हैं IGIC पटना के। डॉक्टर नसीब इकबाल काबली हैं पारस अस्पताल से, और वहीं डॉक्टर निगम प्रकाश है, शिशु रोग विशेषज्ञ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले डॉक्टर ए.के. झा, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले सवाल जो लोगों के मन में है, क्या बीमार आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज पर होता है? क्या सबसे पहले रोग जो है कोरोना का उसे ही होगा, ऐसा डर है या फिर सच्चाई है इसमें? देखिए, भय तो व्याप्त है लोगों के बीच में जो है, चूंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इससे जो है भय व्याप्त है। लेकिन भय को दूर करते हुए जो है किस तरह से बचाव इस बीमारी से हो, इस पर जो है लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भय मुक्त होकर के किस तरह बचाव होना है, ये तो सारा सब बात जो है, सबसे बड़ी बात है जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है, सामाजिक दूरी का जो है, उसके अलावा जो है मास्क का उपयोग जो है, उचित मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर और हाथ धोने का ये, और सबसे बड़ी बात जो है वो है वैक्सीनेशन का और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल होने का बराबर। इस सब पर ध्यान दे करके जो है आप भय से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ए.के. झा, लोगों के मन में डर ये है, सवाल उन लोगों का ये आ रहा है, कई लोगों से बातचीत होती है हमारी, कहते हैं कि जो लोग ज्यादा बीमार हैं, टाइफाइड, माफ कीजिएगा, शुगर है, जिन्हें हार्ट की बीमारी है, वो ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। इसमें सच्चाई है? क्योंकि जो एहतियात बरतने हो तो तमाम लोगों को बरतने हैं, बीमार को भी और जो बीमार नहीं उसे भी एहतियात बरतना है। लेकिन क्या सबसे खतरे में वही आदमी जो पहले से कोई डिजीज से ग्रस्त है? एकदम सही आपका जो है ये अध्ययन में भी पता चला है कि जो बहुत ज्यादा ब्लड शुगर से ग्रसित हैं या पहले से जो हृदय रोग से ग्रसित हैं, मान लीजिए जिनका जो है बाईपास ऑपरेशन हुआ है, जो स्टेंट लगाए हुए हैं, ब्लड थिनर पर हैं, खून पतला करने वाली दवा खा रहे हैं, हार्ट फेलियर के मरीज हैं, या जिनको वाल्व की समस्या है, इन लोगों में जो है, या किडनी का जिनको समस्या है, इन लोगों में कोरोना होने की संभावना भी ज्यादा रहती है और उस रोग को और भी गंभीर होने की भी संभावना रहती है। ये एकदम प्रोवन है, ये इस बात का, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जन सामान्य की आबादी से जो है इन लोगों में ज्यादा। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब उनका सवाल लेते हैं। दिलीप कुमार गोपालगंज से हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप, सवाल अपना दोहराएं, बताएं क्या सवाल है आपका? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ कि सर, मैं BP का पेशेंट हूँ, मेरा उम्र ज्यादा नहीं, 28 वर्ष है जी, और ओलमार्क 20 और बीटा लॉक 50 mg का मेडिसिन खा रहा हूँ जी। मतलब कोरोना से 20 दिन पहले थोड़ा सा नाक में कंजेशन था तो डॉक्टर से दिखाए थे तो ओस्ट्राबिन नेजल ड्रॉप वगैरह लिखे थे जी। तो
उसके बाद भी मतलब ये जो होता है एलर्जी टाइप का सिम्टम मतलब था, तो हम उससे पहले एक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह गोपालगंज से दिखाए थे, तो एलिग्राम एम दिए थे, तो वही दवा खाएं तो मतलब आराम है। क्या वैक्सीन ले सकता हूँ? चलिए मैं बीपी जल्दी नॉर्मल नहीं रहता है। चलिए मैं डॉक्टर ए के झा से इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। ए के झा साहब 28 साल उम्र है, बीपी की शिकायत, इनको दवा भी ले रहे हैं, क्या वैक्सीन ले सकते हैं ये? हाँ सुन लिया मैंने इनका प्रश्न जो है जी। ये ब्लड प्रेशर के जो उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, उच्च रक्तचाप की दवा को बंद नहीं करना है, जारी रखना है। एलर्जी जो हुआ है, एलर्जी की दवा भी खाते हुए रहना है। और वैक्सीन तो इन्हें पहले ही लगा लेना चाहिए था, यदि कि उस उम्र उस ग्रुप में है जो कि सरकार के द्वारा जो है जो निर्धारित किया गया है, उम्र उस बीच में है, तो बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। ब्लड प्रेशर, हार्ट के रोगी, शुगर के रोगी को शीघ्र जैसे ही जो है नंबर आवे उसको वैक्सीन को लगवा लेना है। तो चलिए वैक्सीन ले सकते हैं आप दिलीप, और लगवा लेना डर अपने मन से हटा लीजिए। डॉक्टर नसीब इकबाल काबली, मैं आपके पास आऊंगा पारस अस्पताल से। आपके साथ एक अचीवमेंट भी जुड़ गया कि जो ब्लैक फंगस है उसके रोगी को आप लोगों ने ठीक किया, और शायद आपने ही ऑपरेशन किया था, हमने वो तस्वीर भी देखी थी। क्या है ये ब्लैक फंगस और किन्हें सबसे ज्यादा खतरा है इससे? देखिए, ब्लैक फंगस जिसको मेडिकल टर्म इसका म्यूकरमाइकोसिस है जी। एक तरह का फंगस होता है, जैसे बासी रोटी में फफूंद लग जाता है, वैसा ही फफूंद समझिए नाक के जो साइनसेस होते हैं उसमें लग जाता है, और ये उन पेशेंट्स में होता है जो पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो वायरल इन्फेक्शन इटसेल्फ पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है उसको कम करता है। साथ ही वो पेशेंट्स जो पहले से डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और अनसुपरवाइज्ड यानी कि मेडिकल सुपरविजन के बिना बहुत से लोगों ने स्टेरॉयड लिया है, हाई डोज स्टेरॉयड लिया है। तो स्टेरॉयड भी एक तरह की दो धारी तलवार है, ये इम्यूनिटी कम करती है, साथ में ब्लड शुगर और भी बढ़ा देती है। तो ये जो कंडीशंस होती है जिसमें इम्यूनिटी कम है प्लस ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है पेशेंट का, ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है जिसमें फंगस ग्रो करता है। चलिए एक कॉलर है डॉक्टर नसीब इकबाल जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लल्लू शर्मा पटना से जुड़े हैं। लल्लू जी अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी सर, हम झा सर से पूछना चाह रहे हैं जी कि हम वैक्सीन लिए थे शुक्रवार को जी, अब फीवर आ गया है, 2 से फीवर है, शनिवार को 100 था, आज भी 99.5 है जी, और वहाँ लाल हो गया है पूरा जी जी सर। चलिए डॉक्टर ए के झा जी, ये सवाल आपसे है। लल्लू जी, आप भाग्यशाली हैं, वैक्सीन आप में बहुत ही कारगर हुआ है। बुखार जो हुआ है 2 दिन 3 दिन तक बुखार, हल्का बुखार रहना जो है और उस जगह पर दर्द और लाली होना जो है कोई खास बात नहीं है। आप पैरासीटामोल यदि बुखार से परेशानी लगे तो ले सकते हैं। 2 दिन 3 दिन में ये अपने आप आपको ठीक हो जाएगा, और आप दूसरा डोज भी कॉल आने पर अवश्य लगवा लीजिएगा। चलिए, तो चिंता की बात नहीं लल्लू जी, आप के अंदर अगर बुखार आया आपको तो लग रहा टीका काम कर रहा है आपके अंदर। चलिए मैं डॉक्टर निगम प्रकाश आपके पास आऊंगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप। बात करें तीसरे फेज की, कोरोना के तीसरे वेव की बात करें, कहा जा रहा है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, क्या ऐसा है या सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं हम? नहीं, ये एक जो साइंटिफिक तथ्य है इसको मानना पड़ेगा, इसको सोच के आपको काम करना है, और सारी योजना जो है इसी के आधार पर बनानी है। इसलिए कि आखिरी बार जो बताया गया कि सेकेंड लहर आएगी और इतनी तेज होगी, इसके बारे में थोड़ी अनसुनी की गई थी, और इस मर्तबा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तृतीय लहर डेफिनेटली बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक होने वाली है। और इसलिए इसका रीजन है कि चूंकि ये पॉपुलेशन जो है बिल्कुल ही अनइम्यूनाइज पड़ा हुआ है, और वायरस जो है ये बहुत ही शैतान वायरस है, और ये देखिएगा कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ पर्संस को जो बिल्कुल अनइम्यूनाइज्ड हैं उनको कस के पकड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा संभावित है कि ये बच्चों में सबसे ज्यादा होगा। चलिए एक कॉलर है, नहीं है, इसलिए निगम प्रकाश कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। मुकेश हमारे साथ पटना से जुड़े, मुकेश सवाल करें अपना। हेलो जी मुकेश जी, सवाल करें।
हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना मेरा एज है 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ठीक है। और मुझे एक इंजेक्शन है पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो आता है ना, उससे मुझे रिएक्शन करता है, वो मुझे नहीं पड़ना है। तो उसको लेकर के मैं ये वैक्सीन ले सकता हूँ ना? चलिए, मैं सवाल का जवाब डॉक्टर नसीब इकबाल कमाली आपसे जानना चाहूंगा। ये वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल, वैक्सीन का किसी और भी दूसरी दवाओं के साथ ड्रग इंट्रैक्शन नहीं है, ये पूरी तरह सेफ होता है। किसी और दवा से अगर आपको रिएक्शन हो रहा है तो उसको वैक्सीन लेने से ऐसा नहीं है कि उससे भी रिएक्शन होगा, इसलिए आप पूरी तरह बिल्कुल निर्भीक होकर वैक्सीन ले सकते हैं। इस बात का लेकिन ख्याल रखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी दवा ना ली हो जिससे आपको रिएक्शन हुआ हो, क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो इम्यूनिटी लेवल और भी कम हो जाता है। इसीलिए जिस टाइम आप वैक्सीन लें पूरी तरह स्वस्थ होने चाहिए। कोई एलर्जिक रिएक्शन उस टाइम किसी भी तरह का, चाहे वो किसी दवा से हो, किसी फूड से हो, वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आप फीवर वैक्सीन भी ले नहीं होना सकते हैं। चाहिए। और चलिए, मैं एक बार वापस डॉक्टर निगम प्रकाश के पास आऊंगा, क्योंकि थर्ड वेव की बात कही जा रही है, बच्चों को लेकर खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। डॉक्टर निगम प्रकाश जी, कैसे बचा जाएगा इससे? बच्चों को हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे इससे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है हमारा, वो बहुत कड़ाई से लागू होना चाहिए। हर आदमी के जहन में ये बात होनी चाहिए कि अपना ये कर्तव्य है कि वो घर के अंदर भी आजकल ये महसूस किया जा रहा है कि अगर मास्क लगा के जितनी देर रह सकें आप, उतना अच्छा है। तो एक वो तो सीख जो है बच्चों को इसलिए मिल जाएगी, अगर बड़े मास्क लगाना शुरू करेंगे तो बच्चे भी मास्क लगाएंगे। तो एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि सैनिटाइजेशन, रेगुलर जो है हाथ धोना, हर चीज को छूने, कोई भी वस्तु छुई जाए उसके बाद जरूर हाथ धोया जाए। और साबुन पानी ही काफी होगा, लेकिन अगर साबुन पानी की कमी है तो आप सैनिटाइजर जो हर जगह उपलब्ध है उसका प्रयोग करें। तो सैनिटाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, ये अभी आप समझ लीजिए कि ये पूरा साल नहीं, अगले साल भी शायद ऐसा ही प्रयोग जारी रहना पड़ेगा। एक कॉलर है, तो ये जो है उनका सवाल लेते हैं डॉक्टर निगम प्रकाश। अनिल कुमार पटना से जुड़े हैं। अनिल, सवाल बताएं आप। पटना से, भागलपुर से सर। अच्छा, भागलपुर से, बताएं, सवाल बताएं। जी सर, ये है सर, मेरे पास जो है गैस का प्रॉब्लम जी जी सर, हमको गैस का प्रॉब्लम बहुत जोर से है सर। और आप टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर लें। अनिल, अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर लें, मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। आप अपना सवाल करें। हाँ सर, ये मेरा सवाल है कि हम जो है कि गैस का पेशेंट हैं जी, मेरे पास बहुत गैस बनता है सर, ये वैक्सीन ले सकते हैं सर? चलिए, मैं डॉक्टर ए.के. झा आपके पास आऊंगा। क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? गैस की बड़ी दिक्कत है इनको। हाँ, गैस जो है वो कुछ ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई इस तरह की बात जो है नहीं है। जो वैक्सीन लेने में उसमें कोई मनाही है। हाँ, दवा कुछ खा रहे हैं, दवा के कारण से यदि गैस हो रहा हो तो वो अपने चिकित्सक से एक बार जो है पूछ लें, जो इस दवा के कारण से तो नहीं हो रहा, और कुछ ऐसी दवा तो नहीं खा रहे हैं जिससे वो इम्यून सिस्टम को जो है वो कमजोर कर रहा हो। लेकिन इसकी चर्चा इन्होंने नहीं किया है। और गैस जो है वो उस तरह की कोई बात नहीं है, ये मजे से अपना वैक्सीन ले सकते हैं। तो चलिए, आप वैक्सीन ले सकते हैं और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। डॉक्टर नसीब इकबाल, आपके पास आऊंगा मैं। रेमडेसिविर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्या सब मरीज रेमडेसिविर ले सकते हैं? नहीं, सब मरीजों में रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं होती है। WHO की जो गाइडलाइन जारी हुई है उस हिसाब से भी ये प्रमाणित है कि रेमडेसिविर का जो रोल है इन ये कोरोना के ट्रीटमेंट में वो भी बहुत डाउटफुल है। लेकिन जो एट रिस्क ग्रुप्स हैं, जिनमें साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत ज़्यादा है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं, या फिर उनमें जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे इंटरल्यूकिन 6 वगैरह हम लोग कराते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। पेशेंट इज स्लीपिंग आउट ऑफ हैंड, नॉट रिस्पॉन्डिंग, जितनी भी दवाइयाँ दी जा रही हैं उससे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली रेमडेसिविर ट्राई करना चाहिए। देखिए, तो सबको जरूरत नहीं है, सेटिंग्स में ये बात साफ है। प्यारा लाल पटना से हमारे एक कॉलर जुड़े हैं। प्यारे लाल, अपना सवाल बताएं। जी सर, हमारा सेकंड वैक्सीन सर कोविशील्ड का लिया हूँ 6 तारीख को जी।
है ना, इसी 6 तारीख को सेकंड डोज लिया हूँ सर, जी मगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी थोड़ा सर्दी सा लगता है जी है ना, थोड़ा देर के लिए, बाकी फिर वो 24 घंटा ही ठीक रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है सुबह टाइम में। तो आपको हम परेशानी जानना हो रही है चाहेंगे उससे? नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर। तो सवाल क्या है आपका? सवाल है कि सर्दी क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? अच्छा चलिए, मैं डॉक्टर निगम प्रकाश, आप अगर कुछ बता पाए इस सवाल के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये वैक्सीन बिल्कुल मतलब एकदम ही हार्मलेस है। आप एकदम इसको मान के चलें और इसके कारण ऐसी समस्याओं को न जोड़ें, बिकॉज ये सर्दी ऐसे भी हो सकती है आपको, उसका कोई भी इससे ताल्लुक नहीं है। और कभी भी ऐसा दिमाग में बैठाना नहीं है कि सर्दी इसकी वजह से हो रहा है। तो चलिए, ये भ्रम भी दूर हो गया होगा। डॉक्टर निगम प्रकाश, एक सवाल आपसे ही मैं करूंगा, अगर बच्चों को किसी तरह होता है तो क्या वही ट्रीटमेंट होगा जो बड़ों के साथ हो रहा है? बच्चे दवा नहीं खा सकते हैं, उनको थोड़ी परेशानी होगी दवा देने में, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए फिर? नहीं, देखिए मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि बच्चों में जो है बहुत लिमिटेड दवाओं का ही ये रोल है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के साथ। बच्चों में जनरली देखा गया है कि बहुत हद तक 90% से ज्यादा बच्चे जो है सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही अच्छे हो जाते हैं, उनके लक्षण के उपचार से जी। और उनकी अगर उनका फ्लूइड और हाइड्रेशन ठीक रखा जाए और उनका खाना पीना ठीक रखा जाए और सिर्फ पैरास्टामोल दिया जाए या कफ के लिए कुछ गार्गल का प्रयोग किया जाए या कुछ लॉजेंस का प्रयोग किया जाए तो इतना ही काफी होता है बच्चों के लिए। लेकिन ये जितनी भी दवाएं आप कहते हैं, रेमडेसिविर को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है बहुत क्रिटिकल केस में, जैसा कि अभी डॉक्टर नसीफ बता रहे थे कि वो जब सैचुरेशन बहुत ड्रॉप होता रहे, क्रिटिकल स्टेज में बच्चा भी जाए तो ही यूज रेमडेसिविर का होना चाहिए, न कि हर केस में रेमडेसिविर को सोचना चाहिए। तो इसलिए रेमडेसिविर तो बात खत्म हो गई। जो और दवाएं हैं, टोसिलिजुमैब या और भी जितनी दवाएं हैं, चाहे जितनी भी आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, आइवरमेक्टिन हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो, एजिथ्रोमाइसिन हो, इनका कहीं भी रोल जो है प्रूवन नहीं है। लोग आइंदा दे देते हैं एजिथ्रोमाइसिन, लेकिन ऐसे कोई रोल नहीं है उसका। बिल्कुल सोच समझ कर जवाब भी लेनी चाहिए। बच्चों में सिर्फ बबलू, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब बबलू हजारीबाग से जुड़े हैं, ये सवाल करें अपना। बबलू जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ बोलिए सुन पा रहे हैं। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, मेरी आवाज अब तक जाएगी फोन कॉल के जरिए, और आप अपना सवाल पूछ लें। सवाल पूछे? हेलो जी, अपना सवाल करें। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा उम्र 21 साल है जी, ठीक, और हम वैक्सीन लेना चाहते हैं जी। तो हमें एक कंफ्यूजन है कि तीनों में से कौन सा वैक्सीन ज्यादा कारगर है, मैं किस वैक्सीन को लूं, और जो डोज होता है उस दोनों डोज में परस्पर कितना दिनों का मतलब गैपिंग होना चाहिए, उसके बारे में हमको पूर्ण जानकारी चाहिए। चलिए आप सुनिए, आप जवाब आपको मिल जाएगा। डॉक्टर ए के झा, आप इनके सवाल का जवाब दे दें। 21 वर्ष उम्र है तो 18 से 45 वर्ष की उम्र के, 18 वर्ष से उम्र की ज्यादा के लोगों में ले लेना चाहिए। इनको तो पहले ही जी विलंब किए हैं ये सोच करके जो तीनों वैक्सीन में कौन सा अच्छा है, तो तीनों ही वैक्सीन जो है करीब करीब बराबर ही कारगर है, और इसको ले लेने से जो है इस रोग के भयावहता से करीब करीब 99% कमी आती है, और उस वैक्सीन को ले लेने से जो है ये दूसरे को भी अपने से सुरक्षित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो तीनों ही वैक्सीन का जो है कोई खास बहुत मामूली सा अंतर है, उसमें कोई सोच विचार नहीं करना है। जो इनके स्लॉट में जो वैक्सीन आता है उसे अविलंब लेने, देर करना जो है वो मायने रखता है। तो देर करेंगे तो खतरनाक होगी बबलू जी। आप वैक्सीन ले सकते हैं, उम्र भी है आपकी, आप जाइए और अपने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। डॉक्टर नसीब, आपके पास आऊंगा। जो वेरिएंट है कोरोना का, ये लगातार बदल रहा है। फर्स्ट वेव में हमने देखा था कुछ और तरीके, बुजुर्ग ज्यादा उनको दिक्कतें हो रही थी, इस बार युवा वर्ग को ज्यादा परेशानी हो रही है। अलग अलग वेरिएंट के ये हो रहे हैं,
क्या ये वैक्सीन जो है, इसके बारे में लोग सवाल भी पूछते हैं, तमाम वेरिएंट पे काम करेगा ये वैक्सीन? 100% काम नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली सीवियरिटी कम करेगा जी, क्योंकि जो वेरिएंट है वो अभी जो सेकेंड वेव में आया है वो भी न्यूली म्यूटेटेड वेरिएंट है। और ऐसा नहीं है कि जो पहले वाले वायरस हैं वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे ख़त्म हो गया है, तो कम से कम जो एग्जिस्टिंग वायरस है उससे तो कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है। जो म्यूटेटेड वायरस है वो ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह अलग चीज़ होती है, उसमें एक या दो जो न्यूक्लियोटाइड या फिर उसके जो जेनेटिक सीक्वेंसेस होते हैं वो अलग होते हैं, और उसकी वजह से उसकी अभी जो सेकेंड वेव है उसमें इन्फेक्टिविटी यानी कि उसकी इन्फेक्शन करने की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से मृत्यु की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। तो रिकवरी रेट तभी होगा जब आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़, अगर वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी हैं तो रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा होगा। इसीलिए इस भ्रम में ना पड़ें कि अगर इस वैक्सीन को हमने दिलवाया तो जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उससे आप ये प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, आप उससे भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। और डिजीज सीवियरिटी म्यूटेंट स्ट्रेन से अगर होती है तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा। इसीलिए बिल्कुल इस भ्रम में ना रहें कि अगर आप ये भ्रम शायद लोगों का कम हो जाएगा, अब इसी के हिसाब से वो टीका भी लेंगे। आर के पासवान धनबाद से हमारे कॉलर जुड़े हैं। पासवान जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी जी, मेरा सवाल यह है कि कोई आदमी या मैं ही शुगर पेशेंट हूँ और दवाई ले रहा हूँ जी, तो ऐसे में क्या मैंने टीका लिया जा सकता है कि नहीं? चलिए डॉक्टर निगम प्रकाश, क्या टीका लिया जा सकता है? शुगर पेशेंट है ये। बिल्कुल लिया जा सकता है। अभी जैसे डॉक्टर ए के झा ने भी बताया आपको कि कोई भी बीमारी हो आपको, आप इवन कहा जाता है कि अगर लो डोज एस्पिरिन भी आप ले रहे हो तब भी आप टीका ले सकते हैं। इसलिए टीका नहीं लेने का कोई भी कारण नहीं है। और खास करके ऐसे व्यक्तियों को जो डायबिटीज के मरीज हैं, या क्रॉनिक हार्ट डिजीज है, या क्रॉनिक रीनल डिजीज है, या किसी भी तरह की बीमारी से वो ग्रसित है, तो वो तो जल्दी उनको टीका लेना है। उनको तो टीका लेना ही लेना है और जल्दी लेना है, अति शीघ्र लेना है। तो चलिए इनकी भी संशय दूर हो गई होगी। डॉक्टर निगम प्रकाश, एक सवाल मेरा आपसे है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको डिलीवरी होनी है, उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, या फिर क्या न्यूबॉर्न बेबी को कोरोना हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बहुत तर्कसंगत आपने ये प्रश्न किया है। और ये जो है लगातार ये चर्चा हम लोगों के बीच छिड़ी हुई है अभी कि कैसे प्रेग्नेंट वीमेन का केयर किया जाए। प्रेग्नेंट वीमेन का केयर सबसे तो इम्पोर्टेंट है कि कोविड जितना बचा के आप चलें प्रेग्नेंट वीमेन को, और इवन वैक्सीन लेने के लिए भी उनको इजाजत दे दी गई है। प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन लिया जा सकता है, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर अंतिम 1-2 हफ्ते में अगर माँ को कोविड हो जाता है तो ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं तो उन बच्चों को माँ से थोड़ा फर्क रखना चाहिए, और लेकिन ब्रेस्ट मिल्क बंद नहीं करना चाहिए। उसको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जरूर देना चाहिए, या कोविड के तरह का बिहेवियर पूरा फॉलो करते हुए माँ जो है अगर पूरे डबल मास्क लगा करके दूध पिला सकती हैं बच्चे को। दूध से कोरोना नहीं होगा, ये मान लिया जाए। टेस्ट अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग से कोरोना नहीं होगा, दूध तो बहुत फायदेमंद होगा, याद रखना। देखिए, ये एक दिमाग में जो लोगों के जहन में बात रहती है कि जब माँ बीमार है तो दूध उसका खराब होगा। नहीं, दूध उसका और शक्तिशाली निकलेगा, क्योंकि उस वक्त माँ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उस बीमारी के खिलाफ। तो इसीलिए अगर माँ को कोई बीमारी अगर होती है तो उसका माँ का दूध उस वक्त और शक्तिशाली होता है और इम्यून से भरा। बिल्कुल, बेहद अहम जानकारी दी है आपने डॉक्टर निगम प्रकाश। और बहुत सारे ऐसी माएँ होंगी या फिर ऐसे महिलाएं होंगी जिनको इस सवाल का जवाब चाहिए होगा। हमारे साथ एक और कॉलर पटना से जुड़े मनीष कुमार। मनीष, अपना सवाल कहें। हेलो जी मनीष। जी भाई, ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी एक बहन है, छोटी बहन, उसको 1 महीना पहले से ही मतलब हम लोग टेस्ट करवाए थे, RT-PCR में निगेटिव आया जी, लेकिन फिर भी उसको ना खाने में टेस्ट लग रहा है, ना कोई गंध महसूस हो रहा है जी, और उसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है।
कितने दिन हो गए उनको टेस्ट नहीं? एक महीना होने वाला है। अब तक टेस्ट नहीं आया उनको? नहीं, रिपोर्ट तो आया, रिपोर्ट RT-PCR में निगेटिव ही आ रहा है। नहीं, टेस्ट और स्मेल की प्रॉब्लम है अभी भी उनको? हाँ, स्मेल की प्रॉब्लम 1 महीना से कंटिन्यू है। अब देखिए टेस्ट में निगेटिव है। चलिए, मैं डॉक्टर AK झा से सवाल का जवाब चाहूंगा। जी, इन्होंने बताया नहीं जो इन्हें बुखार हुआ था कि नहीं और कोरोना के और सब लक्षण आए थी कि नहीं। मनीष हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर साहब पूछ लेते हैं इसके। मनीष, क्या बुखार हुआ था आपकी सिस्टर को? नहीं सर, बुखार वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। केवल उसे जब गंध सब महसूस नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने जाके उसका टेस्ट कराया। टेस्ट में RT-PCR टेस्ट में वो रिपोर्ट में निगेटिव आया। टेस्ट और स्मेल को छोड़कर कोई भी लक्षण नहीं थे? नहीं, उसको छोड़कर कोई भी लक्षण नहीं, अभी भी नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं। करीब 25 से 30% जो है वो बिना लक्षण वाले रोगी रहते हैं, जिसको हमको लोग जो एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं जी। उसमें जो है कोरोना के सभी लक्षण नहीं आते हुए भी इस तरह का कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जैसा इन्होंने बतलाया है। स्वाद और सूंघने की शक्ति का छीन होना जो है करीब 2 सप्ताह में ये लौट आता है, लेकिन कभी कभी जो है इसका अध्ययन भी हुआ है जो 2 से 3 महीने तक भी लग सकता है। इसीलिए जो है उसमें बहुत ज्यादा इन्हें घबराने चिंतित होने की बात नहीं है। मल्टीविटामिन पौष्टिक आहार का सेवन करें और दोबारा जो है उसके चपेट में नहीं आवे, उसके लिए जो है कोरोना से बचने का सभी जो है प्रोटोकॉल जो बार बार बताया जाता है उसे जारी रखें। डॉक्टर AK झा, ये कौन सी दवा लें? सबसे जरूरी है, क्या कोरोना की दवा लें या फिर कोई नॉर्मल दवा लें? कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। मल्टीविटामिन जो है वो नर्व्स वाले आता है, नर्व टॉनिक आता है, वो ले सकते हैं। और पौष्टिक आहार, यदि हीमोग्लोबिन कम है तो उसकी दवा ले सकते हैं। किसी का कोई ऐसा नहीं है जो डिफाइंड रोल है। हाँ, जिसका कमी है शरीर में, जैसे विटामिन D का किन्हीं को कमी रहता है, किन्हीं का विटामिन B12 का कमी रहता है, किन्हीं का हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो इस सब को जो है दुरुस्त कर लेना है दवा खा करके। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ गया से सुधा देवी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सवाल है आपका? जी, मैंने पहला डोज वैक्सीन ले चुकी हूँ, कोवैक्सीन जी। तो मैं दूसरा कब तक ले सकती हूँ? हम लोग के अभी लॉकडाउन चल रही है बिहार में। गया से बोल रही हूँ, शोभा देवी। चलिए, शोभा जी का सवाल है नसीब इकबाल साहब, क्या जवाब होगा? आपको इनको कितना दिन हुआ है लिए हुए? कितना दिन हो गया आपको लिए हुए शोभा जी? 22 अप्रैल को ली थी। 22 अप्रैल को लिया था इन्होंने। 22 अप्रैल। देखिए, जो बूस्टर डोज है, जो सेकेंड डोज है, वो आमतौर से 21 दिन के बाद आप ले सकती हैं एट द अर्लीस्ट। उसके बाद तो खैर कभी भी ले सकती हैं, लेकिन कम से कम जो ड्यूरेशन है वो 21 से 22 दिन है, मतलब 3 वीक्स के बाद आप ले सकती हैं। डिले ना करें, क्योंकि जो एक्चुअली जो एंटीबॉडी बनती हैं वो सेकेंड डोज के बाद ही बनती हैं। फर्स्ट डोज प्राइमर होता है, इसीलिए ये सोच कर आप निश्चिंत ना हो जाएं कि पहला डोज हमने ले लिया है और उससे आपकी एंटीबॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। आप अभी भी एट रिस्क हैं, इसीलिए जैसे ही आपका वो 3 हफ्ते का ड्यूरेशन पूरा होता है, आप सेकेंड डोज बिल्कुल एट द टॉप प्रायोरिटी पे जाके दें। और ये इनका एक सवाल ये भी था डॉक्टर नसीब कि क्या ये जा सकती हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और शायद मुझे जो अनुमान है उसके हिसाब से मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कोई रोक नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल जा सकती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आपको कहीं पे कोई रोकेगा नहीं, कोई तंग नहीं करेगा। आप अपने यहाँ चाहें तो वो लेके जा सकती हैं, जहाँ जो आपको मैसेज आएगा वो आप दिखा सकती हैं, जो भी अधिकारी होंगे उनको। जी बिल्कुल, हेल्प यू आउट। तो आपके लिए वो पास का काम करेगा। डॉक्टर नसीब, एक सवाल मेरे जहन में भी है, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बहुत संशय की स्थिति आ गई है और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि ICMR इसे लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है। क्या वाकई प्लाज्मा थेरेपी काम नहीं करता है कोरोना मरीजों पर? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर और कई तरह की जो इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग्स आ रही हैं, जो नाम आ रहा है, टोसिलिजुमैब है और सब, ये सब अभी तक किसी का भी रोल प्रूवन नहीं है। प्लाज्मा एक्चुअली क्या होता है, जो एंटीबॉडी, कोई रिकवर्ड पेशेंट है, एंटीबॉडी बन गई और उस एंटीबॉडी को हार्वेस्ट करके निकाल के हम किसी ऐसे पेशेंट में देते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार है, जो बहुत ज़्यादा उसकी वेंटिलेटर पे है या सांस लेने की क्षमता बिल्कुल ही जा रही है या कुछ भी उस पर दवा काम नहीं कर रही है, ऐसे पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी भी एक तरह की 2-धारी तलवार है, ये बात याद रखें। वो एंटीबॉडी भी देता है और साथ में इम्यूनिटी, पेशेंट का इम्यून सिस्टम और लो कर सकता है।
लेकिन एक्चुअली चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई प्रोवन थेरेपी नहीं है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें दी जा रही हैं। कुछ पेशेंट्स को फ़ायदा भी करता है, नहीं भी कर सकता है, उसके रिएक्शंस भी हैं। सो ये बहुत ही श्योरिटी के साथ कहना, या फिर कई बार मैंने देखा है कि जो पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं वो डॉक्टर पे काफ़ी प्रेशर डालते हैं कि आप प्लाज्मा चढ़ाइए या रेमडेसिविर दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, आप स्टेरॉइड दीजिए। तो इन सब चीज़ों से जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं उनको गुरेज करना चाहिए। डॉक्टर को अपनी विवेक के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो भी करे उस पर भरोसा करना चाहिए आपको, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को मानिए, उनके सलाह को मानिए, और वैसे इलाज भी सही तरीके से होगा। अमित हमारे एक सहयोगी पटना से जुड़े हैं। अमित, सवाल करें अपना। जी डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है जी कि अभी जो लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं जी, तो उनमें एक बीमारी देखी जा रही है ब्लैक फंगस का, जी जी, जिसको जिकोमिकोरोमाइसिस कहते हैं जी। तो उसकी ब्लैक फंगस अगर हो रहा है तो उसकी पहचान हम कैसे करें? चलिए डॉक्टर नसीब, उसके उपचार के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? डॉक्टर नसीब इकबाल बेहतर बता पाएंगे, इन्होंने ऑपरेशन भी किया है एक ब्लैक फंगस के मरीज का। डॉक्टर नसीब बताएं। देखिए, ब्लैक फंगस पहले बता चुका हूँ, फंगल इन्फेक्शन होता है। आमतौर से ये प्रेजेंट करता है जो कॉमन जैसे साइनोसाइटिस होती है उसी का आप बहुत ज़्यादा तीव्र फॉर्म समझ लें, बहुत ही एक्सेंचुएटेड फॉर्म। चीक्स पे दर्द होना, आंखों में दर्द होना, नीचे तालू में भी दर्द होता है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 1-2 दिन में ही बहुत शदीद दर्द होगा, बहुत तेज़ दर्द होगा। अगर बीमारी ऊपर बढ़ जाए तो आंखों से धुंधला दिखाई देना और आंखों की रोशनी तक चली जाती है, और ऊपर अगर ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेता है तो सर दर्द और स्ट्रोक जैसे फीचर्स भी आते हैं। अगर शुरुआती दौर में ज़रूरी है कि इस बीमारी को पहचान लिया जाए, इसको कॉमन साइनोसाइटिस की तरह नहीं लिया जाए। अगर किसी भी पेशेंट में जो डायबिटिक था, हाई डोज स्टेरॉइड चली है, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है, और उसको लगा जैसे नाक बंद रह रही है या नाक से काले दाने जैसी चीज़ निकल रही है, तालू में दर्द हो रहा है, दांत हिल रहा है, या फिर जो चीक बोन है, चीक बोन जो इसको कहते हैं चीक बोन, अगर यहाँ पे काफ़ी दर्द है या लाली आ गई है, आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है या दो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, या आंखें सूज के बाहर आ गई हैं, या आईलिड्स हैं वो नीचे की तरफ झुक गई हैं, और सर में दर्द है, तो समझ लीजिए कि वो म्यूकर ही है, अनलेस प्रोवन अदरवाइज। आपको बहुत तेज़ी से काम करना है। मतलब ये है कि आपको जो भी आपके क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनके पास जाना है, ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, और इसकी जांच बहुत ही सिंपल है। बस एक नेज़ल स्वाब से KOH जांच होती है, मुश्किल से आधे घंटे 45 मिनट में रिपोर्ट बन जाती है, और फिर इसका इलाज है। इलाज में तो एक तो दवाइयाँ चलती हैं, ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये बीमारी, पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से आई, ये बीमारी पहले भी थी, लेकिन कोरोना काल में एक तो इम्यूनिटी कम हो गई लोगों की, और अनसुपरवाइज्ड स्टेरॉइड लोगों ने यूज़ किया है, स्पेशली जो गांव में और जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, या फिर ऐसे भी हैं जो नॉन मेडिकल लोग हैं जिन्होंने स्टेरॉइड के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो पहले दिन से ही स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं। याद रखें, स्टेरॉइड एक्चुअल काफ़ी हानिकारक होता है, बहुत ही ध्यान से इसे यूज करना होता है, और बहुत ही मॉनिटरिंग के साथ। चलिए, ब्लैक फंगस को लेकर और भी सवाल है, वो भी पूछेंगे। प्रभात, एक कॉलर हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। प्रभात, क्या सवाल आपका? सर, मैं कोरोना डायबिटीज पेशेंट हूँ और दवाई ले रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था, लेकिन अभी कल मैं रिपोर्ट चेक कराया, जांच कराया था RT-PCR, तो उसमें जो है कि रिपोर्ट निगेटिव आया। तो मैं जानना चाह रहा था कि वैक्सीन जो है कितने दिनों के बाद हम ले सकते हैं? चलिए, डॉक्टर निगम प्रकाश, आप जवाब दे पाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि आप अगर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, अगर आपको बीमारी हुई है, तो उसके 8 हफ्ते के बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए। ये एकदम क्लियर डायरेक्शन है, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जरा सा ये चीज मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि आजकल दोबारा RT-PCR कराने की आवश्यकता नहीं मानी गई है। कहने का मतलब, अगर एक मरतबा आपको कोरोना हो गया है तो आप 10 से 14 रोज होम आइसोलेशन के बाद या ट्रीटमेंट के बाद आप नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं। और याद रखें कि RT-PCR आपका कभी कभी 1 से 3 महीने तक पॉजिटिव रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी से अलग हो जाएं और फिर से आइसोलेशन में चले जाएं, और आप इन्फेक्टिव उस वक्त नहीं है। इसीलिए 14 रोज के बाद
या मैक्सिमम कहीं कहीं 17 रोज लिखा गया है, लेकिन 14 से 17 रोज के बाद आप बिल्कुल नॉन इन्फेक्टिव माने जाते हैं। और जैसा कि पिछला एक प्रश्न था एक हमारे दर्शक का कि वो 2 महीने तक उनको अगर सूंघने में या स्मेल में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना अगर सचमुच में उनको था भी, हालांकि उनका नेगेटिव आया था, लेकिन अगर उनको था भी तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अब सोसाइटी से अलग रहेंगे, मतलब बिल्कुल आइसोलेशन में रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल नॉर्मल इंटरेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी से, कोई हर्जा नहीं है। हालांकि स्मेल उनकी बाद में आए, भले ही 2 से 3 महीने लग जाएं, लेकिन वो इन्फेक्टिव स्टेज में नहीं है, संक्रामक तौर से वो घातक नहीं है सोसाइटी के लिए। चलिए एक और कॉलर है दीपक कुमार पटना से। दीपक अपना सवाल बताएं। हाँ सर, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम 2 अप्रैल को टीका लिए हैं कोविशील्ड, तो दूसरा डोज कब लेंगे, कितने दिन के बाद? आपने कब डोज लिया है पहला डोज? 2 अप्रैल पे। 2 अप्रैल को शायद। चलिए मैं एक बार डॉक्टर ए.के. झा से फिर पूछूंगा, इस सवाल का जवाब भी शायद मिल गया हो, लेकिन एक बार इन्हें जवाब दे दिया जाए। 2 अप्रैल को पहला डोज लिया था। 2 अप्रैल से तो 1 महीना 2 मई हुआ जी। तो पहले था जो 4 सप्ताह, फिर 6 सप्ताह, अब 8 सप्ताह, अब जो लेटेस्ट है जो 12 सप्ताह तक, तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ले लेना जरूरी है, दूसरा ले लेना जरूरी है। जैसा डॉक्टर नसीम ने अभी बतलाया, दूसरा डोज लेने के बाद ही जो है आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वायरस से दोबारा लड़ने के लिए, उसके दूसरे वेरिएंट से, दूसरे लहर, तीसरे लहर से बचने के लिए जो है। डॉक्टर ए.के. झा, जो अभी स्मेल की बात की हम लोगों ने, स्मेल और टेस्ट की बात की, 2-2 महीने तक लोगों को स्मेल नहीं आ रहे, टेस्ट नहीं आ रहे, कितने दिनों तक ये खिंच सकता है और इसे वापस पाने के लिए क्या कोई दवा यूज कर सकते हैं? अभी उसकी चर्चा हुई है, यदि कि 2 सप्ताह से ज्यादा रह रहा है तो उसमें कोई जांच भी करवाने की आवश्यकता नहीं। जैसे डॉक्टर निगम प्रकाश ने बतलाया आपको, जो है यदि बुखार नहीं रह रहा है, खांसी नहीं रह रही है, सांस की दिक्कत नहीं रह रही है, तो इसका जो है और कोई फर्दर जांच भी आवश्यक नहीं है। ये वायरस जो है श्वसन, जो सूंघने वाला जो नर्व रहता है और स्वाद ग्रंथि में जो नर्व रहता है उसको प्रभावित करता है जी। और उसके प्रभाव को हटने में कभी कभी 2 से 3 महीना लग जाता है। इसीलिए न तो कोई स्पेसिफिक दवा है और न ही कुछ इसके लिए जांच भी कोई करवाना है। हाँ, जैसा मैंने बतलाया अभी, यदि कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 ये सब का कमी है, तो उसको आप जो है ऊपर से लेकर के उसको नॉर्मल पूर्ति में रखिए, पौष्टिक आहार लीजिए, 7-8 घंटा नींद लीजिए, उससे भी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और अनावश्यक तनाव में नहीं रहे। बिल्कुल, तो तनाव में मत आइए। अगर टेस्ट स्मेल आपको नहीं है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, अच्छा खाना खाइए, सेहतमंद खाना खाइए, धीरे धीरे ये तकलीफ भी दूर हो जाएगी। और मधुबनी से मनीष हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। मनीष, क्या सवाल आपका? बोले सर, मुकेश कुमार। मुकेश जी सर, सवाल बताएं। सर, हमारे बड़े भाई को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, किसी निजी हॉस्पिटल में भर्ती है जी। रात में बहुत खांसी हुआ 9 बजे से 3 बजे सुबह तक, और सुबह में डॉक्टर बताया शुगर लेवल 389 हो गया। ऐसा क्यों हुआ सर? चलिए डॉक्टर नसीब इकबाल कुछ बता पाए। देखिए, खांसी होने में और शुगर लेवल बढ़ जाने में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। और क्या वो अगर वो पहले से डायबिटिक नहीं थे और 389 है ब्लड शुगर, तो उसको आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि उनको स्टेरॉइड पड़ रहा हो, उसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ गया हो। और अगर पहले से डायबिटिक हैं तो भी उसका इलाज है। लेकिन एक बात है कि खांसी और ब्लड शुगर में कोई कोरिलेशन नहीं है, इसलिए उसको कोरिलेट ना करें। खांसी एक अलग सिम्टम है जो कोरोना में होता है, और ब्लड शुगर है जो उसकी बढ़ने की वजह दूसरी है, उनको डायबिटीज़ भी हो सकता है। अच्छा, एक बात और भी हो सकती है कि बहुत सारे पेशेंट्स में बोलते हैं कि हमें पहले डायबिटीज़ नहीं था और अब हो गया। एक्चुअली होता ऐसा है कि वो अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ होती है, यानी पहले उन्होंने जांच नहीं कराई हुई होती है। तो जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, जांच होती है, तो पता चलता है कि एक्चुअली इनको डायबिटीज़ है।
तो इस चीज़ से ये भी, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि अस्पताल में या फिर आपके इलाज के दौरान आपको डायबिटीज़ हो गई। एक्चुअली आपको पहले से ही डायबिटीज़ थी, दैट वाज अनडायग्नोज्ड एंड नाउ इट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन हॉस्पिटल, सो यू शुड बी थैंकफुल टू द हॉस्पिटल। बिल्कुल, कि उनके जरिए इनको पता चल जाता है कि आपको शुगर है। डॉक्टर नसीब, एक चीज और पूछूंगा आपसे सवाल, स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, जैसे आंध्रा स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है सबसे खतरनाक स्ट्रेन है, तो क्या ये स्ट्रेन अब क्या पूरे देश में फैल चुका है और कितना खतरनाक इसे माना जाए? नहीं, अभी पूरे देश में नहीं फैला है, लेकिन इसके पॉकेट्स हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में देखा गया था और अभी तक देखा जाए तो पूरे देश में इसके स्ट्रेन हर जगह पुष्टि नहीं हो पाई है। ख़तरनाक ये इसलिए है क्योंकि ये रेट ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी हाई है और स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं उनमें रिस्क ऑफ मोर्टलिटी भी हाई है। और जो थर्ड वेव बताई जा रही है, जिसकी आशंका है, वो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है दैट विल बी वो ज़्यादा इसमें कल्प्रिट होगा। तो अभी तक तो नहीं फैला है, लेकिन अगर हमने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं किया तो हम अपनी गलतियों की वजह से शायद इसे फैला दें, है ना। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे एक समाज में ये भी बात आई है कि हवा से फैलता है, हवा से फैलता है, लेकिन वो क्लोज्ड सिचुएशन में, जैसे कि बंद कमरा है, 4-5 लोग हैं, उसकी हवा में होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पार्क में जा रहे हैं और तो वहाँ आपको कोरोना लग जाएगा खुले हवा में, ऐसा नहीं होता। बंद जगह हो, 2-4 लोग हों तो बिल्कुल जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है। तो चलिए ये भ्रम भी लोगों का दूर हो जाएगा न्यू स्ट्रेन जो हवा में फैलने की बात है वो लोगों के आमने सामने रहने से हो सकती है। चलिए एक और कॉलर मदन मुरारी पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, अपना सवाल करें। हेलो जी, अपना सवाल करें। सर, बोल रहे थे मेरी बच्ची को 6 साल की बच्ची है जी, उसको 2 दिन सर फीवर था, नॉर्मल फीवर था, ठीक ना जी, और सर में बीच में कभी कभी बोलती है सर में दर्द है और आंख ना हमेशा मटमटा रही है जी। तो इसके लिए सर क्या दवा करना पड़ेगा या आई स्पेशलिस्ट से दिखाना पड़ेगा सर? चलिए, डॉक्टर निगम प्रकाश हमारे साथ हैं। देखिए सर, ये सीधा सवाल आपसे जुड़ा हुआ एकदम। हाँ, देखिए ऐसा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। खास करके बच्चों में जो है, जब भी 2 रोज से ज्यादा का बुखार हो तो आप जरूर कोरोना का टेस्ट तो जरूर करवा लें। आप आज के माहौल में आप कभी भी कोरोना के बारे में नहीं सोचना और उसकी जांच नहीं कराना सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं या एसिम्टोमेटिक भी रहते हैं, तो अगर थोड़ा भी आपको शक है तो जरूर जांच कराना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा जो है खुद फैला सकता है पूरे परिवार में। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक सवाल है आंख मटमटाने का, इसका कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन कंजंक्टिवाइटिस जरूर देखा गया है। इस बार के लहर में देखा गया कि बच्चों में कंजंक्टिवाइटिस भी होता है। तो अगर आंख लाल हो रही हो तब तो और भी शक करना पड़ेगा कि कोरोना के लिए आपको जांच करानी पड़ेगी। आमतौर से आप सिर्फ आंख को धोएं और सिर्फ अगर बुखार हो तो पैरास्टामोल वगैरह लें, लेकिन इससे ज्यादा दवा की जरूरत हमको नहीं लगता है कि अभी क्या माहौल में है। लेकिन जांच जरूरी है कोरोना का, ये मैं जरूर बोलूंगा। अगर RT-PCR ना हो तो एंटीजन टेस्ट जरूर करवा लें। तो देखिए, आप टेस्ट जरूर कराएं, इससे आपके तमाम जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएगी, शंकाएं भी दूर हो जाएगी। डॉक्टर निगम प्रकाश, एक सवाल जो मेरे जहन में है, इम्यून सिस्टम की बहुत जरूरत है इस बीमारी में। बच्चों के इम्यून सिस्टम में, चाहे न्यूबॉर्न बेबी की बात करूं या फिर बड़ों में, बहुत फर्क होगा। बड़े तो खाना खा लेंगे, कुछ अच्छी चीज खा लेंगे, इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। क्या ब्रेस्ट फीडिंग से इम्यून सिस्टम बच्चों का मजबूत होगा, वो लड़ सकते हैं कोरोना से? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्तनपान जो है उसको किसी भी हालत में अभी बच्चों को नहीं देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्तनपान जरूर कराना है बच्चों को, क्योंकि ये सबसे बड़ा ये वैक्सीन है एक तरह से, आप समझें। बच्चे के लिए जो न्यूबॉर्न है या अप टू 1 ईयर, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको माँ का दूध जितना मिल सके, क्योंकि उसमें न सिर्फ पौष्टिक तत्व हैं बल्कि सारी इम्यूनिटी की मटेरियल जो है, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं, सारे डिजीज से फाइटिंग कैपेसिटी की जो प्रतिरोधात्मक जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, वो सारे माँ के दूध में हैं। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि माँ का दूध किसी हालत में अभी अलग नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, अगर कोई बच्चे जो हैं, कई बच्चे ऐसे हैं 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या किया जाए फिर?
देखिए ऐसा है कि 6 महीने के बाद 6 महीना तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन उसके बाद अगर बच्चा छोड़ भी दे तो और सारा आहार या और दूसरा दूध जो है उससे मेकअप किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले 6 महीने में तो सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। तो चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है। मैं डॉक्टर, एक कॉलर है मुंगेर से, संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, अपना सवाल करें। तो बच्चों में क्या कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खान पान में क्या देना चाहिए? चलिए, इस सवाल शायद इसका जवाब डॉक्टर देखिए निगम प्रकाश ने दे दिया, लेकिन फिर एक बार कहूंगा कि जवाब दें। हाँ, देखिए बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो विटामिन्स हैं ये जरूर प्रचुर मात्रा में दें, जिसमें कि जितनी भी सब्जियां हैं या फल है, जो विभिन्न कलर के फल हैं, ये सारे में विटामिन्स हैं। तो जितनी भी फ्रूट्स हैं या प्रोटीन का इंटेक बच्चों को अभी बहुत अच्छे से दें। तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन और विटामिन्स, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए प्रतिरोधात्मक शक्ति के लिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और पौष्टिक आहार जितना भी आप जानते हैं, जिसमें कि दाल जरूर अच्छा होना चाहिए, और कोई भी जैसे अंडा हो या मांस मछली हो, ये आप देना चाहिए, और दूध जरूर देना चाहिए। तो ये सब जितने भी पौष्टिक आहार है, ये सब से प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है बच्चे की बढ़ती है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आजकल प्रॉब्लम हो गया है, चूंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे ओबेसिटी का भी शिकार हो रहे हैं। तो ये बहुत कंट्रोल्ड वे में देना चाहिए फैट को, और इसीलिए और खास करके उनको जिम वगैरह भी या योगा वगैरह भी घर के अंदर ही कुछ न कुछ आपको कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक्टिविटी बच्चों में कम हो रही है। बच्चे भी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये सब कारण है कि इसके कारण आपको घर में कोई न कोई व्यवस्था करनी होगी, योगा हो, जिम हो, जैसे भी हो, घर के अंदर कुछ न कुछ आपको एक्टिविटी। एक कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। हाजीपुर से गोपाल जुड़े हमारे साथ। गोपाल, क्या सवाल है आपका? जी, सवाल है मेरा, जे हमको L345 का प्रॉब्लम है, और उसके बाद थायराइड की दवा हम 75 mg ले रहे हैं। अब हम सुई वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर ए.के. झा जवाब देंगे आप? दो समस्या है इनको जी। एक थायराइड की गोली हाइपोथायराइड से ग्रसित हैं, और उसका 75 माइक्रोग्राम जो है ले रहे हैं अल्ट्राक्सिन का। तो उसको जारी रखना है, उस दवा को बंद नहीं करना है। L3, L4, L5 में जो है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है। तो ये दोनों ही जो है वैक्सीन लेने के लिए कोई इसमें रुकावट नहीं करना है। और इनका चूंकि उम्र जो है वो तो निश्चित ही जो है 45 से ऊपर होगा, तो इनको तो ले लेना चाहिए होगा। इनसे अविलंब जो है इन्हें वैक्सीन ले लेना चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों के सुनने के बाद ये जरूर वैक्सीन लेंगे। डॉक्टर नसीब इकबाल, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर नसीब, अभी कई ऐसे मामले आ रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ रही है, लेकिन उसके बाद भी उनकी डेथ हो रही है। कई ज्यादा ऐसे मरीज सामने आए, क्या वजह हो सकती है? देखिए, कोरोना जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं जी, 2 वजह होती है आमतौर से या तो उनका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर होता है कि वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाता है। ऐसे केसेस में जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है तो जो फीवर या फिर मायल्जिया, बॉडी पेन, ये जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं वो सामने नहीं आते हैं। और ऐसे केसेस में बीमारी भी बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा होता है। और यही वजह होती है कि या तो और मैं आपको रोकूंगा भी हो डॉक्टर नसीब। एक दर्शक हमारे नवादा से अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, अपना सवाल कर सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। ये सर, फैमिली मेंबर्स में एक प्रेग्नेंट महिला है, उनका 3 मंथ चल रहा है जी। उनके लिए क्या कोवैक्सीन है, या उसके क्या प्रिवेंशन है, और क्या उसके लिए बचाव के कुछ तरीके वो बताया जाए सर। चलिए, डॉक्टर निगम प्रकाश, ये सवाल मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल सही है। आप 3 महीने की प्रेगनेंसी है आपके रिलेशन को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छी तरह से फॉलो किया जाए घर में।
और खास करके घर में ऐसे व्यक्तियों का प्रयोग बिल्कुल का प्रवेश नहीं हो जिनको बुखार हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो माँ करेंगे ही, साथ परिवार वाले भी सब करेंगे पूरी अच्छी तरह से। दूसरा है कि इनको वैक्सीन जरूर दिलवाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है जो अब दिया गया है कि जितने भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको भी वैक्सीन देना है। चलिए, अच्छी बात है कि तमाम जो चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, वो दूर हो जाएंगे, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर दूसरे जो लोग हैं, कैसे वो सरवाइव करेंगे, कैसे कोरोना से बचेंगे, तमाम सवालों का जवाब उन्होंने आप लोगों ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, डॉक्टर ए के झा आपका, डॉक्टर नसीब इकबाल आपका और डॉक्टर निगम प्रकाश आपका भी। तो हम उम्मीद करते हैं जो शंकाएं आपके मन में है कोरोना को लेकर वो दूर हुई होंगी और जो संशय था वो खत्म होंगे। तो हमारे जो डॉक्टर कह रहे हैं उसका पालन कीजिए और प्रोटोकॉल का पालन कीजिए कोरोना का, तब आसानी से आप कोरोना को हरा भी सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।